है ना। हम लोग अप्लाइड केमिस्ट्री का मॉडल पेपर सॉल्व करने चल रहे हैं, और आपको इसकी इम्पोर्टेंसी मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि अभी तक हमने 2 चैप्टर्स के आपको इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस दिए, और उसका जो आउटपुट रहा है उसको आपको मैं बताने की कोशिश किया, और फिर उसके बाद उसकी की पॉइंट क्या थी उसको भी हमने आपको कैसे लिखने हैं, फ्रेमिंग करना हमने आपको बताया। और फिर उसके बाद जो इसके पहले ओल्ड पेपर थे उसमें शायद आपको 2.3 आवर्स का समय दिया जाता था करने के लिए, मतलब 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाता था, है ना। इस बार शायद ये भी 50 की जगह 60 हो गया है, और ये 2.3 की जगह आपका 3 आवर्स हो गया है ना। और आपको जिस हिसाब से टाइम का मॉडिफिकेशन हुआ है, मॉक्स का मॉडिफिकेशन हुआ है, उसी तरीके से क्वेश्चंस का भी मॉडिफिकेशन हो गया है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमने आपको बताया था, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि परमाणु की नाभिक त्रिज्या की कोटि होती है। कोटि, एक कोटि एक यूनिट है अपना, लार्जर माइक 2 टाइप्स की यूनिट होती है। आवाज नहीं। हाँ, चलो उसे लास्ट में हम देख लेंगे, ठीक है, उसे लास्ट में हम देख लेंगे, ठीक है। वो बेटे शायद आपके कोर्स में नहीं है, नहीं है ना, है तो मैं उसे देख लूंगा, ठीक है। चलो, नहीं ठीक, चलो। आवाज नहीं, रुका हुआ है क्या वीडियो? हाँ, सबसे पहले कह रहा है कि जो हमने आपको रेडियस क्या सेंटर बताया था 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, है ना, वही आपको इसमें कह रहा है कि परमाणु की नाभिक त्रिज्या की कोटि होती है। परमाणु के नाभिक त्रिज्या की कोटि होती है। उसमें ऑप्शन फर्स्ट दिया है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, है ना, और सेकंड आपका दिया है 10⁻⁻30 सेंटीमीटर, और नेक्स्ट दिया है 10 की पावर। आप सभी लोग क्वेश्चंस को रिमार्क करते चलना और साथ साथ में लिखते चलना, क्या पता चले कि आपको एक क्वेश्चन सेम है जाए, ठीक है। हाँ, सीरीज में या आप लिखते चलोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी और आपका नजर भी उस पर पड़ता जाएगा, है ना। हाँ, और फिर उसके बाद 10⁻⁻15, और नेक्स्ट इसमें जो दिया है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर दिया है ना। तो एक चीज हमें ये भी ध्यान रखनी है कि ये कोटि की बात कर रहा है, सबसे छोटी यूनिट जो होती है ना। और कोट में जब भी बात आती है तब पर भी ये हमेशा हमारा माइनस की तरफ हमें इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है? माइनस की तरफ। कोटि मान होता है, कोटि वैल्यू कितने कोटि तक वो जा सकता है, ऊपर जा सकता है या नीचे की तरफ आ सकता है। क्या हुआ, कुछ दिक्कत है? हाँ, चलो ठीक है। तो आप लोगों के अनुसार इसमें कौन सा आंसर सही है? आपको हमने ये भी वैल्यू लिखाई थी और ऑप्शंस में और कुछ बोला था मैंने,
हाँ हाँ, जब दोनों ये भी वैल्यू दी हुई है, ये भी वैल्यू दी गई है, तो हम डायरेक्टली किसको मानेंगे, मेजर किसको मानेंगे? लास्ट तक हमने कितना बताया था, कितने तक जा सकता है ये? आ? तो लास्ट तक हमारा ये यहां तक जाएगा, जब कुछ भी नहीं दिया रहेगा तब इसको मानेंगे। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। हमने हमने ये भी आपको बताया था 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, और ये भी बताया था कि 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। जब दोनों ऑप्शंस आ जाए, है ना, फिर उसके बाद हम कैसे एलिमिनेट करेंगे कि हमारा कौन सा सही होगा। तो इसका जो लास्ट रहेगा, सबसे लास्ट वाला सेग्रीगेट करेंगे हम, ये यहां तक जा सकता है, तो हमारा उतनी कोटि तक, कितनी कोटि तक, 10⁻⁻30 कोटि तक ये जा सकता है। समझ में आ गया? सेकेंड क्वेश्चन है, SO2 में संकरण पाया जाएगा। SO2 इज फाउंड बाय हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा, है ना? नंबर 1 ESP, ESP2, ESP3। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा भाई? चलिए इसका आंसर देखिए, कैसे ESP2 पाया जाएगा। कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 2। सेंट्रल एटम से कितना है? ESP का हमने क्या बताया था? ESP2 हमने क्या बताया था इसकी डेफिनेशन? 1 s ऑर्बिटल and 2 p orbital are mixing together called ESP2 hybridization। अगर 3 सेल्स आ रही है, एक सेल्स S की आ रही है और 2 सेल्स किसकी आ रही है? P की, तो टोटल कितना हो जा रहा है हमारा? 1 + 2 = 3। क्या इसमें 3 बॉन्डिंग दिख रही है? इसमें 3 बॉन्डिंग दिख रही है? 2 ही बॉन्डिंग दिख रही है। जरा ध्यान से देखो, एक पाई है, एक सिग्मा है, और एक पाई है और एक सिग्मा है, और लोन पेयर यहां पे भी है। हमने कुछ बताया था आपको, सिग्मा इलेक्ट्रॉन आज इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन एंड लोन पेयर आर इन्वॉल्व टुगेदर। हमने ये भी कहा था कि लोन पेयर जो होते हैं वो भी इन्वॉल्व होंगे, और सिग्मा बॉन्ड जो होगा वो भी इन्वॉल्व होगा, बट पाई बॉन्डिंग इज नो, देयर इज नो एलिमिनेशन ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। ये एलिमिनेट नहीं कर पाएगा, ये उसके अंडर में नहीं आ पाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लोन पेयर भी प्रेजेंट है, एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है। एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, टोटल कितना हो गया? 3। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन हुआ? sp2। समझ में आ गया बेटा? तो ये सब चीजें आपको, छोटी छोटी बारीकियां जो उस टाइम पे नहीं देखे थे, अभी आपको समझनी पड़ेगी। और ये क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा रहा हूं, तो ये क्वेश्चंस में कई सारे क्वेश्चंस को भी, अब इसी तरीके से आपका जैसे NH3 का आ गया, तब क्या करोगे? NH3 का आ गया तब क्या करोगे? इसमें कौन सा बॉन्डिंग है? दिख रहा है? सिग्मा 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 लोन पेयर 4,
sp3 की हमने क्या बताई थी डिफिनीशन? 1 s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल मिल करके कितने न्यू ऑर्बिटल बनाए? 4। जब 4 न्यू ऑर्बिटल से बनाए तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3। समझ में आ रहा है बच्चे? और इसी तरीके से CH4 का, CH4 में सारे बॉन्ड कौन से बन रहे हैं? सिग्मा बन रहे हैं। कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। जब कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तब हम वहां पे कौन सी बॉन्ड, कितने कितने बॉन्ड हमें दिख रहे हैं? 4। और 4 बॉन्ड का मतलब कौन सा? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें H2O की, तो H2O में कौन सी बॉन्डिंग पाई जाएगी? हाँ, देखिए जरा, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, लोन पेयर 2, 1 1 2, 3 होगा ना? 3 का मतलब sp2। ठीक है। बात करते हैं BeCl2 का। कितना इसमें पाया जाएगा? कौन? बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा ही ना। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा पाया जाएगा? sp। समझ में आ रहा है ना? इसमें कंफ्यूजन है क्या कुछ? आपका ये कंफ्यूजन है कि इसमें लोन पेयर कहाँ गया सर? बेटा इसमें लोन पेयर नहीं, क्या हुआ? अच्छा ठीक है जी। तुम कहाँ जा रहे हो? सुनो सुनो सुनो, इधर आओ, जाओ। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा फलक केंद्रीय घनी संरचना में आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपके चैप्टर से निकाल दिए गए हैं ना, तो उसको हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। कह रहा है निम्न में से कौन सा उपकरण का उपयोग विद्युत की मात्रा में किया जाता है? कैलोरीमीटर का, कैथोमीटर का, कूलोमीटर का और कोलोमीटर का। मैं बता रहा हूं फिर से, आप लोग इसे नोट डाउन कर लिया करिए, है ना? हाँ, और सभी लोग, ये लोग नहीं, सभी लोग, हो सकता है कि आपकी इंपॉर्टेंस की चीजें इसमें मिले। ठीक है। और इसी के बहाने आपका टॉपिक भी डिस्कस हो जा रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत की मात्रा को मापने के लिए, विद्युत की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? प्रयोग किया जाता है मतलब कौन सी ऐसी यूनिट्स है कि जो विद्युत धारा को मापने के लिए कि कितना इसमें विद्युत धारा बह रही है उसका यूज किया जाता है? हमारे पास एम्पियर होता है, कुलाम होता है, ओम होता है ना? बस ये दिक्कत ये होती है कि किस कंडीशंस में क्या दिया गया हो। तो आपका आपका इसमें दिया गया है कैलोरीमीटर, कैथोमीटर, कूलोमीटर। कुलाम जो होता है, कुलाम को कूलोमीटर दिया है उसने। ठीक है, तो सेकंड आंसर हमारा क्या रहेगा? ठीक रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि जल एक, नहीं, नेक्स्ट है कि जियोलाइट का रासायनिक सूत्र बताइए। जियोलाइट का वन लाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान रखना। जियोलाइट का रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला ऑफ
केमिकल फार्मूला ऑफ जियोलाइट, शायद हमने बताया भी था, Na2Al2 Na2Al2Si2O8 into H2O. दिस फार्मूला इज कॉल्ड एज जियोलाइट। हिंदी शब्द भी जियोलाइट ही है, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश शब्द भी जियोलाइट है और हिंदी शब्द भी जियोलाइट है ना। जियोलाइट का रासायनिक सूत्र बताइए, तो आप इसको आंसर में लिखेंगे Na2Al2Si2O8 into H2O। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीओडी तथा सीओडी की परिभाषा लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीओडी एंड सीओडी की परिभाषा लिखिए। अभी ऐसी कोई भी चीज नहीं आई है कि जो चीजें आप लोगों को ना पढ़ाई गई है ना। हमें अभी कल ही बीओडी और सीओडी के बारे में डिस्कस किया, डीओ के बारे में भी डिस्कस किया है ना। ध्यान दीजिए, बीओडी क्या होता है। मैं लगभग 3 चीज की ये चीजें सारी आपके जबान पे आ जाए, है ना। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन, और जितना आप लिखोगे उतना ही आपके लिए ये बेहतरीन होता जाएगा। हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम लिखो तो आपका उसमें मीनिंग्स गड़बड़ हो सकती है, वर्ड्स गड़बड़ हो सकते हैं, उसका मतलब समझने में गड़बड़ हो सकता है ना। और सीओडी केमिकल आवाज नहीं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब इसको कैसे लिखेंगे, एग्जाम में कैसे लिखोगे, इतना सबसे पहले 2 लाइन में सीओडी का और बीओडी का आप फ्रेमिंग करोगे उसके आंसर को। ठीक है, इतना लिखने के बाद लिखोगे बहते हुए जल का थोड़ा सा वाटर सैंपल लेने के बाद उसका सबसे पहले हम सीओडी चेक करेंगे। सीओडी मतलब कितना परसेंट उसमें केमिकल कंपोजिशंस हैं। केमिकल कंपोजिशंस के बाद फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि उसके पीएच कितने हैं, और पीएच दिखने के बाद फिर बीओडी हम चेक करेंगे। बीओडी हमारा और फर्स्ट जो रहेगा वो सीओडी रहेगा कि कितनी मात्रा में कौन कौन सी गैसें हमारे वाटर्स में प्रेजेंट है, और हमारा मेजर पार्ट्स ऑफ द वैल्यूज रहेगा कि इसमें ऑक्सीजन कितनी है। और आप जानते हो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो जीवित प्राणी होते हैं, उन्हें जीने के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सीजन की। तो वही फिर और एक चीज और रखेंगे कि इसका पीएच हमेशा 7 होना चाहिए, है ना। जब तक 7 नहीं रहेगा तब तक न्यूट्रलाइज नहीं रहेगा, और जब तक न्यूट्रलाइज नहीं रहेगा तब तक उसमें पाए जाने वाले जितने भी बायो ऑर्गेनिज्म होते हैं सब डेड कर जाएंगे, क्योंकि सारी गैसें वो एक साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको ऑक्सीजन किसी भी तरीके से लेना मस्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फ्रेमिंग करके इसको ये 1 नंबर्स में आएगा, तो इतना आप लिख दोगे तो आपको 1 नंबर मेरे ख्याल से मिल जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नायलॉन का रासायनिक सूत्र लिखिए। नायलॉन का, अभी आपको इसको इरेज करना है इसको, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। और आप लोग भी जब मैं बोल दिया करो ना तो प्रैक्टिस किया करो कि क्या नायलॉन का गलती ही लिखो, लेकिन लिखने की कोशिश तो करो। नायलॉन के व्हाट इज केमिकल फार्मूला ऑफ नायलॉन के बारे में हमने पढ़ाया था 6 नायलॉन्स के बारे में आप लोगों को,
और उसका फार्मूला भी हमने आप लोगों को बताया था। क्या चीज? पहले समझ लो इसको, यहाँ पे हमने क्यों लिखा है, मल्टीप्लाई होगा तो नहीं हो पाएगा क्या? फिर दिस इज द केमिकल फार्मूला ऑफ नायलॉन, है ना? ये केमिकल फार्मूला किसका है? नायलॉन का। वेयर मतलब यहाँ पे NH2, यहाँ पे एन लिखा है तो आप यहाँ पे 2 लिख सकते हो ना। एन क्या है? एन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एनी कंपाउंड्स, किसी भी परमाणु का या किसी भी अणु के नंबर्स को आप चाहे जितना अधिक मात्रा में लिख सकते हो। n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, जितना जैसे जैसे वो करते जाओगे वैसे वैसे नायलॉन्स के नंबर्स ऑफ पॉलीमर, जो पॉलीमर होते हैं वो क्या हो जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चीजें ध्यान रखना, भूलना नहीं। किसका? नायलॉन का फार्मूला है बच्चे। नहीं, नायलॉन 6 नहीं है, नायलॉन 6 नहीं है, नायलॉन का केमिकल फार्मूला है। नायलॉन का केमिकल फार्मूला है NH, दैट मीन्स इसको कह सकते हैं नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप। ठीक है। और यहां पे हमारा क्या है? CH2 लगा है, NH2 CH2। ये सब कैसे होता? अगर यही सी चीज को हम दूसरे वे में कहेंगे तो ये मीन हमारा लग जाएगा, है ना? इथेन ग्रुप आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे जैसे कार्बन की संख्या या जैसे जैसे हाइड्रोजन की संख्या घटती है या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसके नॉमेनक्लेचर्स में क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संकरण क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संकरण क्या है? sp, sp2 और sp3 संकरण के बारे में बताइए। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? एक्सप्लेन इट्स टाइप। लाइक दैट आवाज नहीं। sp, sp2 और sp3। ओके। सबसे पहले हमें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस करना है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन आप लाइक बुक की लैंग्वेज में देखोगे तो आपको बहुत लेंथी दिया होगा, लेकिन हम यहाँ पे व्हेन हिंदी भी बताएंगे, इंग्लिश भी। पहले समझो यार, आप लोग तो जैसे ही बताना चालू करते हैं वैसे ही तुरंत हिंदी को कर देते हो। पहले समझो तो, जब नहीं बताएंगे तब ऑब्जेक्शन करना। हर यहाँ पे डिमांड है ना, बस बाहर निकलोगे तो इसका रिवर्स हो जाएगा बेटा, है ना? लेकिन समझो मैं दोनों को बाइलिंगुअल में कराऊंगा, ऐसा नहीं करूंगा। हाँ, ओके। व्हेन, आवाज नहीं।
when one orbital and one subshell of new orbit are mixing together called hybrid orbital। और आवाज नहीं, जितने लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं सबसे पूछूंगा, और आवाज ज्यादातर उसी तरफ से ज्यादा आ रही है। ये चीज ध्यान रखना कि आज पिटाई भी होगी, और मैं ये नहीं देखूंगा कौन क्या है कौन नहीं। पिटाई करूंगा तो एक तरफ से करूंगा, पढ़ाई से कोई कंप्रोमाइज नहीं। आप लोगों का पेपर सॉल्व हो रहा है और आप लोग आपस में बातचीत कर रहे हो, थोड़ा तो धैर्य रखो यार। अगर एक ऑर्बिटल मिलता है और जब दूसरा ऑर्बिटल उसी तरीके से मिलता है, मिक्सिंग होती है उसकी, तो उसको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं, है ना। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। अगर कोई एक ऐसा ऑर्बिटल्स हो, वो मिल रहा हो, और उसी तरीके की किसी दूसरे सेल की न्यू ऑर्बिटल्स मिल रही हो, नई ऑर्बिटल्स, दोनों साथ साथ मिलके एक नई ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं, तो उसको हम किस टाइप का? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और उसके द्वारा जो तैयार किया जाता है उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? संकरण कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये हम डालेंगे, इसी तरीके से लिखेंगे। अब डालेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप्स के होते हैं? एसपी, sp2 और sp3, है ना। इसमें कैसे डिस्कस करेंगे? एक ऑर्बिटल s की रहेगी और दूसरी ऑर्बिटल p की रहेगी, और इससे मिक्सिंग हो करके जो ऑर्बिटल्स बनेगा उसे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे, और उस प्रोसेस को sp हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। फिर उसके बाद एक s ऑर्बिटल रहेगा और दूसरा p ऑर्बिटल रहेगा, दोनों को मिला करके जो ऑर्बिटल बनेगी उसे न्यू ऑर्बिटल कहेंगे, और उसी प्रोसेस को sp हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे या sp संकरण कहेंगे। ठीक है, और इसका एग्जांपल्स मेनली हम क्या देखते हैं कि इसका एग्जांपल्स में क्या हमने H2 जैसे हो गया, है ना, जैसे H2 हो गया, और BeCl2 भी है ना, BeCl2 हो गया, तो CO2 हो गया। तो इस टाइप्स के कंपाउंड में या इस टाइप्स के एटम्स में हमारे कौन से हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होते हैं? sp संकरण। ठीक है, और फिर उसके बाद सेकेंड में एक s होगा और दो मिलकर दो p ऑर्बिटल्स होंगे, मिला करके 3 बॉन्ड जब बनाएंगे तो वहां पे हमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन प्राप्त होगा? sp2। और जब sp2 की बात करेंगे तो हमारा उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होता है, जो 2 इलेक्ट्रॉन सबसे एकदम एंड पॉइंट पे होते हैं, एपिक पे, मतलब शीर्ष पे जो होते हैं। हमने बताया जैसे H2O हो गया, H2O के बाद और कौन से एग्जांपल्स थे इसमें? BF3 भी था, है ना, CO3 हो गया। तो इस टाइप्स के जो एटम्स मिलते हैं, इन एटम्स में कौन सा या इस टाइप्स के कंपाउंड्स में कौन से हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होते हैं? वे कहीं कुछ गलत है क्या बेटा?
कुछ दिक्कत है? क्लियर हो रहा है? चलो, अब बात आती है ESP3 की। आपको इसी तरीके से लिखना है, ज्यादा पेज भरने के चक्कर में मत रहना, ज्यादा पेज भरने के, क्योंकि अगर एग्जामिनर को आपकी एक भी पॉइंट गलत मिल गई, वो अगर इरिटेट हुआ तो समझ लीजिए कि आपका इंप्रेशन वहीं से उसके नजरों में खराब होना चालू हो जाएगा, है ना। आप नहीं आ रहा है चीजों को उसी के बारे में वो लिखोगे, लास्ट में लिखोगे, ये नहीं कि उस वहीं लिख दें तो वो तुरंत इरिटेट हो जाएगा। और आपके ये क्वेश्चन के बिहेवियर से आप कितना भी अच्छा लास्ट तक लिखे रहो, आपका इंप्रेशन तुरंत खराब हो जाएगा, क्योंकि आपका जो वजन है वो पहले वाले क्वेश्चन से वो भाप लेगा कि आप कितना नंबर पाने के एलिजिबल हो, है ना। और ये माइंडसेट हर एक शिक्षक के दिमाग में चलता है कि फर्स्ट क्वेश्चन से आपका, क्योंकि उनको भाई उनको नंबर ऑफ कॉपी चाहिए होती है, नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं, आप क्या लिखे हो क्या नहीं, ये क्वेश्चन आपको 2 मिनट में पढ़ा सरसरी निगाह से। जैसे BOD के बारे में, हाँ BOD ये किया, इसके अंदर कौन कौन सी टेस्टिंग होती है और किस लिए एलिजिबल, बस इतना लिख के छोड़ दिया। एग्जामिनर भी खुश, आप भी खुश, अच्छा नंबर दिया, आप अपने घर, वो अपने घर। इस तरीके से जब, क्योंकि अभी का अगर उसको कितना भी, आप ही सोचो कि आप सोचते 2-3 पेज आपको दे दिया जाए पढ़ने के लिए, तो आप उसको केवल उसका एप्लीकेशन पढ़ोगे, एप्लीकेशन फॉर किस सब्जेक्ट में दिया है, फिर मेन पॉइंट के ऊपर आपका निगाह जाएगा, ठीक है इसको देखते हैं, है ना, वही। और बच्चे, मैं बाई वन से कह रहा हूं कि आप जब भी करोगे तो ब्लैक पेन से हाईलाइट जरूर करोगे, और नहीं बेटा रेड से करोगे तो आपके ऊपर रेड सिग्नल आ जाएगा, है ना। नहीं, आपके ऊपर रेड सिग्नल, क्योंकि हर एक चीज की अथॉरिटी है आपके लिए, कौन कौन सी पेन एथराइज है, आप उसको कर सकते हो। बाकी आप अपने पर्सनल नोट्स में किसी भी चीज से हाईलाइट कर दो, कोई मैटर नहीं रखता है। लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो वहां पे आपको केवल ब्लू और ग्रीन, और ये भी ध्यान रखना कि हमारे पास एक ब्लू पेन आती है, एक ब्लैक पेन आती है जो थोड़ा सा गाढ़ा कलर में होती है, लेकिन मोटी होती है। हाँ बच्चे, नहीं जेल पेन मत को यूज करना बेटा, सुनो तो, हमें, हाँ, हम बता रहे हैं, आप OMR शीट भरने के लिए एक लगभग 15 से 20 रुपए की पेन आती है ना। हाँ, तो उसको आप हेडिंग के रूप में भी यूज कर सकते हो और हाईलाइट के तौर पे भी यूज कर सकते हो। और एक चीज ये भी जानना कि ज्यादा काट पीट मत करना, आप एग्जाम में ज्यादा काट पीट मत करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं, काटने के भी कई तरीके होते हैं, जैसे हमने, आप किसी भी चीज को इस तरीके से आपने किया, एक तरीका होता है ये, कौन सा, और बहुत लोग क्या करते हैं उसी को गुजा देते हैं पूरा। नहीं तो क्या होता है कि आपको सही चीजों जब आप इस्तेमाल करोगे तो एग्जामिनर भी आपके लिए दरिया दिल दिखाएगा कि 1-2 नंबर, कभी कभी जब वो खुश रहता है तो 1-2-4 नंबर 10 नंबर आपको ज्यादा दे देता है। वही मैं कह रहा हूं कि अगर आप उसे इरिटेट करोगे तो वो फिर आपके साथ इरिटेट वो भी करने लगेगा, है ना। क्योंकि वहां पे आपको क्या करना है कि नंबर कैसे गेन करना है। जो बिजनेस करने वाले आते हैं देखते हैं ना, बोलते हैं हर माल 10.5 रुपए, बोलते हैं ना, है ना। अब जब कहते हैं कि 5 माल, आवाज नहीं, 5 माल हमारे पास है और उसको हम आपको 100 रुपए में देंगे, और कुछ ऐसे होंगे कि जो कॉस्टली होंगे 40-50 के होंगे, बाकी 10-5 पीस, और उनको आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन वो आपके दिमाग में ऐसा घर कर देंगे कि आप आराम से पैसे दे दोगे और उनका मटेरियल ले लोगे, और 2-4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद वो क्या होता है, खराब हो जाता है। उसी तरीके से आपको एग्जामिनर के दिमाग में घर बनाना है कि कॉपी आपकी चेक हो जाएगी, फिर आपका उसका क्या रिलेशन, है ना बच्चे। तो हर एक पॉइंट पे आपको अच्छे से करना है, और जितना प्रैक्टिस आप करोगे,
सब चीज का खेल केवल प्रैक्टिस का है। जितना अच्छा प्रैक्टिस आप बोलने का कर लोगे और लिखने का कर लोगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को लर्न तो करना ही है। बिना लर्न किए न तो हमारा पीछा छूटने वाला है, ना आपका, है ना। तो उसे लिख कर क्यों नहीं करते? बोल बोल की करो, चिल्ला चिल्ला की करो। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। और एक चीज जान लो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक वर्ड बोला था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पीता है उतना दहाड़ता है ना। और ये सच है कि हमारे पास जितना शिक्षा रहेगी, हम उतना, मतलब शिक्षक क्या करता है, उसके कलम में धार होनी चाहिए। बाकी तो कोई किसी को कुछ भी बोल के चला जाता है। आप हमें कुछ उल्टा सीधा बोल दो, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं अपना जवाब अपने पेन से देना जानता हूं। एग्जाम में हमारे हाथ में आओगे, नंबर कम कर देंगे, है ना। नहीं, मैं एक बात बोल रहा हूं। तो आदमी के पास हर एक चीज का, अगर भगवान ने आपको मुंह दिया है, तो हमारे पास पेन की ताकत है। हम आपको डांट देंगे, कुछ कर देंगे, आपको बुरा लग जाएगा, लेकिन पेन से जिस दिन जवाब देंगे, उस दिन समझ में आएगा आपको, है ना। नहीं, वो फिलहाल वो चीजें करनी नहीं। ये सब चीजें एक भ्रम होता है बच्चे। और आपके दिमाग में हर एक चीजों के लिए रिस्पेक्ट, जिस तरीके से अपने माता पिता के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उस तरीके से। केवल देखो, जिंदगी में कुछ है नहीं, सब कुछ यही रह जाएगा। जिस तरीके से करोगे, वही चीज आपका सब याद करेंगे। पता नहीं हमारी मुलाकात, आपकी मुलाकात कब हो कब ना हो, है ना। ठीक है ना बच्चे। और हमने जैसा जैसा भी हमने, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी कॉपी हमने स्ट्रिक्टली चेक की थी, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में ऑन द वे मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छा नंबर देने की कोशिश में किया, है ना। और फिर उसके बाद ये जो 8 सेमेस्टर फिर होने वाला है, इसमें भी थोड़ा सा आपको 2 टाइप से आपकी कॉपी में एंगल करूंगा। एक आपकी कॉपी आपकी वे से चेक करूंगा कि आप किस जगह हैं, आपकी तैयारी क्या है। और दूसरी तरीके से अपने से चेक करूंगा कि आप कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट, है ना। तो ये चीजें बहुत ही समझदारी के साथ आप लोग करो।